नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कैप्सूल सीरीज के लेक्चर नंबर 11 के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं और आज का मेरा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। इस लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस टॉपिक को इन डिटेल हर एक रिएक्शन को रिव्यू करते चलेंगे और अच्छे से इसकी जानकारी लेते हुए चलेंगे। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर एक बड़े क्वेश्चन के रूप में हर साल आ जाता है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन से कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जो कि इन बिटवीन रिएक्शंस के अंदर से आ जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को एकदम अच्छे से इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस से पहले हम वर्ड मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो हीम कैटाबॉलिज्म का पहला लेक्चर था उसके अंदर हमने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा ओवरव्यू किया था और उसके बारे में जाना था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड केमिकल रिएक्शंस occurring within a cell and the chemical compounds involved are termed as metabolism। इसका कहने का मतलब ये है जितनी भी सीरीज ऑफ रिएक्शन एक सेल के अंदर अकर करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और हमारे कहने के हिसाब से अगर इसको इजी वे में समझना है तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम अपनी बॉडी को एक सेल माने और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इन टोटल मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसके बाद द एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिस्क्रीट pathways which are proceed in a stepwise manner transforming substrate into the end products through many specific chemical intermediates। ये जो सेकंड पैराग्राफ सेकंड पॉइंट लिखा है ये आपको ग्लाइकोलिसिस की तरफ ले जा रहा है क्योंकि ये लेक्चर हमने ग्लाइकोलिसिस के ऊपर ही बनाया है। ये बता रहा है जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं डिफरेंट पाथवेज में, जो कि हमें कहां से कहां तक ले जाती हैं, वो हमें स्टेप वाइज सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स के पास ले जाती है। सबस्ट्रेट से कहां ले जाएगी, एंड प्रोडक्ट के पास ले जाएगी, बहुत सारी स्पेसिफिक केमिकल इंटरमीडिएट्स के साथ साथ। उसके बाद मेटाबॉलिज्म का जो पाथवे है वो 3 तरीके के टाइप से हो सकता है, लीनियर, साइक्लिक एंड स्पाइरल। लीनियर का एग्जांपल क्या है यहां पर, ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक 10 रिएक्शन है, 10 रिएक्शन की एक सीरीज है जो कि लीनियर फॉर्म में चलती है, मतलब एक लाइन में चलती है। साइक्लिक के अंदर क्या आता है, साइक्लिक के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल का एग्जांपल दिया हुआ है। इसे हम लोग टीसीए साइकिल से भी जानते हैं। कई बार ये टॉपिक भी एक बड़े क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आ जाता है, तो इसका भी आने वाले लेक्चर्स में इसका भी एक बड़ा लेक्चर आएगा और इन डिटेल बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स भी हम इन डिटेल आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और तीसरा क्या है, स्पाइरल। स्पाइरल रिएक्शंस के अंदर हमें बायोसिंथेसिस दिखती है किसकी, फोटो फैटी एसिड्स की। उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे सर्व 2 फंक्शंस। मेटाबॉलिक पाथवे के 2 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से 2 फंक्शन होते हैं, जनरेशन ऑफ एनर्जी टू ड्राइव वाइटल फंक्शन। जो भी हमारे नॉर्मल वाइटल फंक्शंस है, जो बहुत जरूरी फंक्शंस है हमारी बॉडी के, सांस लेना, डाइजेशन करना, ये सारी इन सारी चीजों को करने के लिए जो जनरेशन ऑफ एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से। और दूसरा क्या है, सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में जितने भी या किसी भी सेल के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी सिंथेसिस के लिए ये मेटाबॉलिक पाथवे बहुत जरूरी होता है और ये फंक्शन ये इसके अंदर काम करता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में हीम कैटाबॉलिज्म के लेक्चर में हमने बताया था कि मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हमने यह भी बताया था कि एनाबॉलिज्म को कैसे याद करना है। एनाबॉलिज्म का फर्स्ट लेटर पकड़ेंगे और उसे हम ए से ऐड, और कैटाबॉलिज्म का फर्स्ट लेटर पकड़ेंगे सी से कट या डिवाइड। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन ऐड होती है तो वो किसके अंदर आ जाती है, एनाबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर आ जाती है। और जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कुछ कट होता है या कुछ डिवाइड होता है तो वो किसके अंदर आ जाता है, कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर आ जाता है। कैटाबॉलिक पाथवे आर इन्वॉल्व्ड, कैटाबॉलिक पाथवे आर इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। यहां पे क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन हो रहा है।
मतलब कि ब्रेक डाउन होगा तो वो डिवाइड करेगा। क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा। और एनाबॉलिक पाथवे इज द सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? एडिशन। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ए से एनाबॉलिक और ए से एडिशन, ए से एनाबॉलिक और ए से एडिशन, सी से कैटाबॉलिक और सी से कट या फिर डिवाइड। ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिज्म के होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, उसकी सारी रिएक्शंस को इन डिटेल समझेंगे और उसको ओवरव्यू करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म पाथवे आर इनरिवर्सिबल। जितनी भी रिएक्शन इसके अंदर होती हैं वो इररिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि वो अपने एक बार रिएक्टेंट जो होता है अगर प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एवरी मेटाबॉलिक पाथवे हैज अ कमिटेड फर्स्ट स्टेप। कमिटेड फर्स्ट स्टेप का क्या मतलब हुआ? कमिटेड फर्स्ट स्टेप का क्या मतलब हुआ? जितनी भी केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फर्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर वो अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं। क्या करते हैं? स्पेसिफिक वर्क करते हैं। ऑल मेटाबॉलिक पाथवे आर रेगुलेटेड। सारे मेटाबॉलिक पाथवे रेगुलेटेड होते हैं थ्रू अ सर्टेन मैकेनिज्म, जिसके अलावा वो और कोई काम इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे इन यूकैरियोटिक सेल्स ओकर इन स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशन। अलग अलग सेलुलर, स्पेसिफिक सेलुलर लोकेशन पर ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो आज का मेन टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस समझने के लिए हम अपने ग्लाइकोलिसिस वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसका मतलब होता है ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन एंड स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लूकोज। इसके अंदर क्या आता है? ग्लाइकोलिसिस कम फ्रॉम अ मर्जर ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। मर्जिंग ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जब हम दो ग्रीक वर्ड्स को मर्ज करते हैं तो ये वर्ड हमें मिलता है ग्लाइको प्लस लिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज या स्वीट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज एम्बेंडन-मायरनहोफ-परनास पाथवे। इसे हम क्या बोलते हैं? एम्बेंडन-मायरनहोफ-परनास पाथवे या ईएमपी पाथवे। इसका दूसरा नाम क्या है? ईएमपी पाथवे। इतनी बेसिक नॉलेज क्लियर है। इसके बारे में और थोड़ा सा हम यहां पर जानेंगे कि ये ग्लाइकोलिसिस हमारी बॉडी में कहां पर होता है। ये ग्लाइकोलिसिस हमारी बॉडी में कहां पर होता है? तो ये ग्लाइकोलिसिस हमारी बॉडी में साइटोसोल के अंदर होता है। किसी भी सेल के किसके अंदर होता है? साइटोसोल के अंदर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से नोट करते हुए चलेंगे। ईएमपी पाथवे इसको बोला जाता है। ईएमपी की फुल फॉर्म ये है, एम्बेडन-मायरनहोफ-परनास पाथवे। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन क्या है ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। क्या करता है ये? ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है और पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहा है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुवेट मिल जाएंगे, जो कि फर्दर हमें एनर्जी देने का काम करेंगे। और साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ एटीपी।
ग्लूकोज को तो पायरुवेट में चेंज करता ही करता है, साथ में एटीपी का प्रोडक्शन भी इसके अंदर होता है। इन दिस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। दिस मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज ओकरिंग इन साइटोसोल ऑफ द सेल्स। अभी मैंने पीछे स्लाइड में लिखा था कि ये कहां पर ओकर करेगा, साइटोसोल के अंदर ओकर करेगा। दिस यूनिक पाथवे ओकर्स एरोबिकली एज वेल एज एनारोबिकली एंड डजंट इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर भी ये रिएक्शंस हो सकती हैं। उसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट फ्रॉम पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मेशन इंक्लूड करता है। द ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज ओनली इन मैकेनिज्म। क्या बोल रहा है कि ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंस जो रिएक्शंस का होता है, जैसे 10 रिएक्शंस जो लिस्टेड हैं, वो सीक्वेंस उसका डिफर करता है किसके अंदर, स्पीशीज के अंदर। डिफरेंट स्पीशीज में ये चेंज होता है, बट उसका जो मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन है और जो सब्सिक्वेंट मेटाबॉलिक फेट है, कि फेट मतलब क्या होता है, उसका जो भविष्य है, मतलब ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होने वाला है, पायरुवेट में, वो कभी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ग्लाइकोलिसिस किसी भी स्पीशीज में हो रही हो तो उसका एंड प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। हो सकता है बीच की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो चेंज हो जाए। इन एनारोबिक रिएक्शंस, इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ग्लाइकोलिसिस इज द प्रिलज ऑफ सिट्रिक साइकिल और ईटीसी। ग्लाइकोलिसिस इज द सेंट्रल पाथवे फॉर ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक सेंट्रल पाथवे है ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म के लिए, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए। कैटाबॉलिज्म से हमेशा याद रखना है टू ब्रेक डाउन। उसके बाद मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। अगर ग्लाइकोलिसिस हो रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो कहां कहां हमारी बॉडी में हम उसको यूटिलाइज करते हैं, कहां कहां यूटिलाइज करते हैं। जो ग्लूकोज है वो फर्स्टली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेलुलर पॉलीसेक्राइड के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर, पॉलीमर की सिंथेसिस में ये लोग इसको यूज करते हैं। ग्लाइकोजन, स्टार्च और सुक्रोज की फॉर्मेशन, उनकी स्टोरेज के अंदर ये ग्लूकोज यूज होती है। पायरुवेट की फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज यूज होती है। ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलिसिस, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि पायरुवेट की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। और राइबोज 5 फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है, किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन वाया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये हमारी कैप्सूल सीरीज के अंदर इसका भी एक बड़ा लेक्चर आएगा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। उसके बाद ये जो स्लाइड आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये स्लाइड आपको अभी उतनी क्लियर नहीं होगी जितनी लेक्चर के बाद ये स्लाइड क्लियर होने वाली है। इस स्लाइड के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के सारे स्टेप लिखे हुए हैं, सिंगल से लेके 10th स्टेप तक लिखा हुआ है। ग्लूकोज से पायरुवेट की फॉर्मेशन तक हमने लिखा हुआ है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हुए अभी आगे लेक्चर में डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस स्लाइड पर हम दोबारा फिर लौट कर आएंगे, इसको इन डिटेल समझाएंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को समझते हैं, क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, क्या क्या मैकेनिज्म उसके अंदर यूज हो रहे हैं, उसको इन डिटेल समझते हैं और फिर इस पेज पर वापस आकर इस पेज को पूरे अच्छी तरीके से फिर समझेंगे। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस हैं। ग्लाइकोलिसिस के ग्लाइकोलिसिस के 2 फेज हैं, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। फर्स्ट फेज के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 5 फॉस्फेट के अंदर चेंज होता है, जिसके अंदर हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो फर्स्ट फेज होता है वो 5 रिएक्शंस का होता है और इसके अंदर हमें रिएक्शंस को एनर्जी देनी पड़ती है कि ग्लूकोज जो है ग्लिसरल्डिहाइड 5 फॉस्फेट के अंदर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाए। अब सेकंड फेज ग्लिसरल्डिहाइड
3 फॉस्फेट से पायरुवेट के अंदर चेंज होगा, जिसके अंदर से हमें 2 एटीपी मिलेगी और इसके अंदर से हमें एनर्जी मिलेगी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ये चीज अभी तक समझ में आ गई होगी। हमने ये बोला ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं उसके 2 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। फर्स्ट फेज ग्लूकोज कहां से किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और इसके अंदर हमें रिएक्शंस को एनर्जी देनी पड़ती है। और उसके बाद सेकंड फेज में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? हमारे एंड प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? पायरुवेट। और इसके अंदर हमें इस रिएक्शन से एनर्जी मिलती है। तो स्पेसिफिकली हमने क्या जाना है यहां पर कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में फर्स्ट 5 रिएक्शंस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है और अगली 5 रिएक्शन से ही हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और जो एंड प्रोडक्ट रिक्वायर होता है वो हमें मिल पाता है। फर्स्ट फेज का नाम क्या है? प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज क्यों बोला गया है? क्योंकि ये प्रिपरेशन करता है कि ये एनर्जी देने के सक्षम बन पाए। और सेकंड फेज क्या होता है? पे ऑफ फेज। पे ऑफ को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमने फर्स्ट प्रिपरेटरी फेज में हमने उसको रिएक्शंस को एनर्जी दी थी। अब अगर हमने उसको एनर्जी दी है तो एनर्जी हमें वापस भी लेनी है, तो हम क्या यूज करते हैं? पे ऑफ यूज करते हैं कि हमें एनर्जी वापस मिले। उसके बाद प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? अभी जो हमने ओवरव्यू बताया था वही प्रिपरेटरी फेज की स्लाइड में लिखा होगा, उसी को हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप। हमने बताया पहली 5 स्टेप होती है जिसके अंदर फॉस्फोराइलेशन हमें करना होता है, एंजाइमेटिकली फॉस्फोराइलेशन हमें करना होता है। किसको देकर? बाय एटीपी हमें क्या मिलता है? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। और ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो स्प्लिट होता है किसके अंदर? किसके अंदर स्प्लिट होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बोलते हैं, जो कि इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक आइसोमर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमर क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये यहां पर क्या लिखा है? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ये उसकी सीरीज ऑफ रिएक्शंस की एक के अंदर ये प्रोडक्ट बनता है, वही इन्होंने यहां पर लिखा है। एट लास्ट प्रिपरेटरी फेज में हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर हम एनर्जी देंगे। ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमें इसके अंदर से मिलेगा। उसके बाद द फर्स्ट फेज रिजल्ट इन द क्लीवेज ऑफ हेक्सोज चेन। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? हेक्सोज की चेन फॉर्म हो जाएगी। दिस क्लीवेज रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 एटीपी। देखिए बच्चों, यहां पर एटीपी की बात अब आ गई है कि किसकी रिक्वायरमेंट है, इसे किस चीज के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? 2 एटीपी का रिक्वायरमेंट, यहां पर 2 एटीपी ये यूज कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट करेंगे ग्लूकोज को, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, और प्रिपेयर करेंगे क्या? क्लीवेज इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, जिसे हमने क्या बोला है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। उसके बाद अब हम इसको समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस क्या होने वाली हैं और क्या क्या चीज का फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, देखिए पहला स्टेप यहां पर हम लिखते चलेंगे साथ साथ में। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज किसके अंदर चेंज होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर चेंज हुआ है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हुआ है। यहां पर हम क्या यूज करते हैं? एटीपी का यूज करते हैं। यहां पर हम पहली एनर्जी इसे कहां देंगे? पहली एनर्जी हम इसे देंगे यहां पर। एटीपी जो है किसके अंदर चेंज हो जाएगा? एडीपी के अंदर। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा? एडोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब एक
एटीपी हम यहां पर यूज कर चुके हैं। एंजाइम कौन सा है यहां पर? हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। और क्या रिलीज होता है? Mn2 पॉजिटिव। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है, जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। जो एटीपी होगा वो एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में। और हेक्सोकाइनेज जो है वो यहां पर एंजाइम है। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ये चीज यहां पर याद रखनी है। पहला स्टेप रिएक्शन का हमारा यहां पर क्लियर हो गया है। अब उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहां से आगे चेंज होगा किसके अंदर? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम आपने जरूर सुने होंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है? आइसोमरेज एंजाइम लग रहा है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम लग रहा है? आइसोमरेज एंजाइम लग रहा है, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या है? आइसोमर है। क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या है? आइसोमर है। ठीक है। उसके बाद दो रिएक्शन यहां पर एकदम क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है, जिसके अंदर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन हो रही है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है ये? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। किसकी एंजाइम? कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो एंजाइम का नाम हम ग्रीन से लिखते चलेंगे, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहां पर एक चीज और होगी, जो एटीपी होगा किसके अंदर चेंज हो जाएगा? एडीपी के अंदर। एडीपी का मतलब है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर हमारी रिएक्शन की सेकंड एटीपी यूज हो गई। जो प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज होनी थी, वो दोनों एटीपी अभी तक यूज हो चुकी है। इसके बाद अगला स्टेप आता है, जिसके अंदर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किसके अंदर चेंज होने वाला है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। किसके अंदर चेंज होने वाला है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? एल्डोलेज की प्रेजेंस में। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट किस में चेंज हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। किस एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज हुआ है? एल्डोलेज की वजह से। किसकी वजह से चेंज हुआ है? एल्डोलेज की प्रेजेंस में चेंज हुआ है। ठीक है। इसके अंदर एक इसका आइसोमर अभी हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था। इसका आइसोमर क्या है? इसका आइसोमर है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। इसका आइसोमर क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट, जो किस एंजाइम की वजह से बनता है? आइसोमरेज एंजाइम की वजह से बनता है। हमने ये पांचों रिएक्शन समझ ली है। आशा करता हूं ये पांचों रिएक्शन यहां पर अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद भी आने वाले लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इन रिएक्शंस को हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। उसके बाद
अब आता है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज के अंदर क्या आता है कि ये कंस्टिट्यूट करता है लास्ट 5 रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस। कौन सी रिएक्शंस को? लास्ट की 5 रिएक्शन की ग्लाइकोलिसिस को ये कंसिस्ट करता है। दिस मार्क्स द रिलीज ऑफ एटीपी। अब ये क्या करेगा? अब देखना, अब चेंज होना शुरू हो गया है कि अभी तक हमने उसको एटीपी दी है, अब इसने क्या किया है? अब इसने क्या किया है? एटीपी को रिलीज करना शुरू किया है, जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को किसके अंदर चेंज करेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट किसके अंदर चेंज करेगा? जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट के अंदर चेंज करेगा। यहां पर हमने 4 मोल्स ऑफ एडीपी फोस्फोफाइलेटेड किए हैं, फोस्फोरिलेटेड किए हैं एटीपी के अंदर, और जो यहां पर एटीपी फॉर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज भी किए थे। जो एटीपी का कंजप्शन इस रिएक्शंस के अंदर हुआ है, इसको हम एक बार लास्ट में एक बार और कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और जहां पर ऑक्सीडाइजेशन हो रही है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, वहां पे 2 मोल्स ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है फेज 1 के अंदर। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि फेज 1 के अंदर कहां कहां पर एटीपी का यूज हुआ है। उसके बाद ये जो है हमारी अगली 5 रिएक्शंस है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैसे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैसे पायरुवेट के अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। पहली रिएक्शन क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसमें चेंज हो रहा है? 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरेट के अंदर चेंज हो रहा है। किसके अंदर चेंज हो रहा है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हुआ है। और यहां पर ग्लिसरल्डिहाइड, यहां पर एंजाइम कौन सा यूज हुआ है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज। और यहां पर जो NAD है, NADH2 में कन्वर्ट हो गया है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर ट्राइफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज भी इसको हम बोल सकते हैं। एंजाइम को 2 नाम से याद कर सकते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज या फिर ट्राइफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर इसके अंदर चेंज हुआ है, जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसके अंदर चेंज हो गया है? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो गया है। अब जो है क्या होगा? 1,3 डाइफॉस्फेट, अब क्या होगा? अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट किसके अंदर चेंज होगा? अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर चेंज होगा? क्या क्या इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला है? इसके अंदर एंजाइम आएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्या आएगा? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पर पहला एटीपी रिलीज होगा। जो एडीपी होगा वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? एटीपी के अंदर चेंज हो जाएगा। और यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट मिल जाएगा। अब जो ये है 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसके अंदर चेंज होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, किसके अंदर चेंज होगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज होगा। और इसके अंदर क्या एंजाइम यूज होने वाला है? इसके अंदर फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम यूज होगा। कौन सा एंजाइम यूज होगा? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम का यूज होगा।
किस एंजाइम का यूज होगा? फोस्फो ग्लिसरेट म्यूटेज का एंजाइम, म्यूटेज नाम का एंजाइम यूज होगा, जो क्या करेगा? 3 फोस्फोग्लिसरेट को 2 फोस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज कर देगा। उसके बाद अब 2 फोस्फोग्लिसरेट, अब जो है 2 फोस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा आगे पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए, बट एक रिएक्शन और इसके अंदर आएगी। 2 फोस्फोग्लिसरेट जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? देखिए वो किसके अंदर हो जाएगा चेंज? फोस्फोफिनोल पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? फोस्फोफिनोल पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? फोस्फोफिनोल पायरुवेट के अंदर चेंज जाएगा। और यहां पर कौन सा एंजाइम यूज होगा? एंजाइम का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इनोलेज, जो किसको चेंज करता है? 2 फोस्फोग्लिसरेट को किसके अंदर चेंज करेगा? फोस्फोफिनोल पायरुवेट के अंदर चेंज करेगा। और लास्ट स्टेप में, यहां पर लास्ट स्टेप में अब क्या होगा कि फोस्फोफिनोल पायरुवेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा? किसके अंदर चेंज हो जाएगा? पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि कितने होंगे? 2 इन नंबर्स होंगे। कितने होंगे? 2 इन नंबर्स होंगे। और यहां पर कौन सा एंजाइम यूज होगा? यहां पर कौन सा एंजाइम यूज होगा? यहां पर पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज होगा। कौन सा एंजाइम यूज होगा? यहां पर पायरुवेट काइनेज का यूज होगा। ठीक है, इसके अंदर लास्ट स्टेप में क्या होगा? जो एडीपी है वो किसके अंदर चेंज होगा? एटीपी के अंदर चेंज होगा। एक एटीपी हमें यहां से मिला है और एक एटीपी हमें कहां से मिला है? यहां से मिला है। तो टोटल हमें कितने एटीपी मिल गए हैं? 2 एटीपी मिल गए हैं। टोटल 10 रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करके चलेंगे कि टोटल 10 रिएक्शंस में क्या हुआ है। और उसके बाद एक बार फिर से वो जो 10 रिएक्शंस का एक पेज हमने पीछे छोड़ा है, स्लाइड पीछे छोड़ी है, उस स्लाइड पर चल के पूरी रिएक्शंस को एक बार कंप्लीट करके इस लेक्चर को यहीं पर खत्म कर देंगे। फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं? फोस्फोलाइरेशन। फोस्फोलाइरेशन, इसके अंदर क्या हो रहा है कि फोस्फोराइट हो रहा है। किसकी वजह से? एटीपी की वजह से। क्या करने के लिए? सुगर फोस्फेट की फॉर्मेशन करने के लिए। और एक क्या है? ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है जिसके अंदर जो ग्लूकोज है किसके अंदर चेंज हो रहा है? ग्लूकोज 6 फोस्फेट के अंदर चेंज हो रहा है। और क्या निकल रहा है? एटीपी जो है एडीपी के कन्वर्ट हो रहा है। और एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। उसके बाद सेकंड रिएक्शन को हमने क्या बोला है? आइसोमेरिज्म बोला है, जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फोस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। इसके अंदर एंजाइम कौन सा यूज होगा? आइसोमेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज होगा? आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा, जो कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और ग्लूकोज 6 फोस्फेट फ्रक्टोज 6 फोस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आगे फिर फ्रक्टोज 6 फोस्फेट किसके अंदर चेंज होने वाला है? फ्रक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट के अंदर चेंज होने वाला है। और हमने यहां पे नोट कीजिए कि दूसरी एटीपी भी रिएक्शन को प्रोवाइड कर दी है। पहली एटीपी हमने इधर प्रोवाइड की थी और दूसरी रिएक्शन हमने थर्ड स्टेप में प्रोवाइड कर दी है। 2 एटीपी हमने इस रिएक्शन को दे दी है। और इसके अंदर एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब इसके बाद इसका चौथा स्टेप आता है, जिसको हम ब्रेकडाउन स्टेप बोलते हैं, जिसके अंदर फ्रक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट जो होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? एल्डोलेज की प्रेजेंस में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फोस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि आगे आइसोमरेज हो जाएगा। जो कि आगे क्या हो जाएगा? अपने आइसोमर का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? अपने आइसोमर का यूज करेगा, आइसोमरेज एंजाइम का यूज करेगा। और किसके अंदर चेंज हो जाएगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? डाइहाइड्रोक्सी
एसीटोन फोस्फेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 के अंदर क्या आएगा, जो हमने पहले ही स्टेप बता दिया, उसके अंदर क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा। ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहां पर पांचों रिएक्शंस कंप्लीट करते समय हमने देखा कि हमने इसको एक एटीपी फर्स्ट रिएक्शन में दी थी और सेकंड एटीपी थर्ड रिएक्शन में कंप्लीट दी है। उसके बाद स्टेप 6 में हम क्या करेंगे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम ऑक्सीडाइज करेंगे और इसको हम किसके अंदर चेंज कर देंगे, 1,6 किसके अंदर चेंज कर देंगे, 1,6,13 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट के अंदर चेंज कर देंगे। किसके अंदर चेंज कर देंगे, 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट के अंदर, 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट के अंदर चेंज कर देंगे। यहां से हम ये रिएक्शंस को भी देख लेते हैं, रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होने वाली है। रिजल्टेंट रिएक्शन ये है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, हमने उसको किसके अंदर चेंज किया, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज किया। किसके अंदर चेंज किया, 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट के अंदर चेंज किया है। किसकी प्रेजेंस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। यहां पर जो है 2NAD किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2NADH में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद स्टेप 7 में हमने क्या किया है कि जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। और यहां पर हम अपनी रिएक्शन को पहली एटीपी प्रोवाइड करें, हम यहां पर अपनी रिएक्शन में से पहली एटीपी का रिलीज देखेंगे कि हमने एडीपी दिया है और एटीपी हमें रिलीज होके मिल गया है। यहां पर हमें फर्स्ट एटीपी रिलीज होके अपनी रिएक्शन के अंदर मिल गई है। यहां पर एंजाइम क्या यूज हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और फर्स्ट सब्सटेंस लेवल यहां पर क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। अगली स्टेप में अभी हमें स्टेप 7 के अंदर क्या मिला है, एक एटीपी का हमें फॉर्मेशन हुआ है और एक एटीपी हमें वहां से मिल गया है। उसके बाद स्टेप 8 के अंदर जो रिमेनिंग फॉस्फेट है वो क्या हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट किसके अंदर चेंज जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस के अंदर ये इसके अंदर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद स्टेप 9 के अंदर क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इसके अंदर एंजाइम कौन सा यूज होने वाला है, इसके अंदर इनोलेज एंजाइम यूज होगा, जो क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन करा देगा, इसके अंदर से वाटर का रिलीज करवाएगा, जो कि रिलीज हो जाएगा और यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। और किसकी फॉर्मेशन होगी, फोस्फोफिनोल पाइरुवेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद जब फोस्फोफिनोल की प्रोडक्शन हो गई है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एटीपी का अगली ही रिएक्शन में हमें किसका क्या मिलेगा, एटीपी का इल्ड होगा। एटीपी हमें इल्ड हो जाएगी इस रिएक्शन के अंदर से और यहां पर हमें किसका फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। ये देखिए कि फोस्फोफिनोल पाइरुवेट क्या हुआ है, फोस्फोफिनोल पाइरुवेट किसके अंदर चेंज हो गया है, पाइरुवेट के अंदर चेंज हो गया है। और यहां पर हमें एटीपी का रिलीज होकर क्या मिल गया है, एटीपी मिल गया है, जो कि हमें सेकंड टाइम इस रिएक्शन के अंदर से हमें एटीपी मिल रहा है। और जो पाइरुवेट काइनेज है किसकी प्रेजेंस में हुआ है, ये पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है और यहां पर सेकंड सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन हो गया है। यहां पर ये 10 रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं और इसके बाद सिर्फ हमें ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन देखनी है कि क्या हमें बैलेंस रिएक्शन मिल गई है। ग्लूकोज के अंदर हमने 2 एटीपी दिए थे, याद करिएगा सभी लोग, हमने क्या किया था, 2 एटीपी दिए थे और 2 NADPH हमें प्रोड्यूस हो गए हैं और 2 ADP हमें मिल गए हैं। बच्चों इस रिएक्शन को एक बार जरूर समझिएगा कि हमने 2 एटीपी रिलीज हो गए हैं।
एक बार हम फिर से एक बार इस रिएक्शन को देखते हैं, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब हमें क्या मिला है, ग्लूकोज जो था उसके अंदर हमें 2 एटीपी मिले हैं, 2 NADH मिला है और 2 ADP इसके अंदर मिले हैं। तो एक बार रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है, एक बार पायरुवेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिल रहा है। तो जब हम इस रिएक्शन को डबल कर देंगे तो हमें कितने एटीपी मिल जाएंगे, यहां से 4 एटीपी मिल जाएंगे और 2 पायरुवेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसके बाद जब 2 पायरुवेट की फॉर्मेशन हो गई है तो हम इसके अंदर क्या देख सकते हैं कि एट द एंड हमने फर्स्ट 5 स्टेप में जो 2 एटीपी दिए थे, कितने एटीपी दिए थे, 2 एटीपी दिए हैं। और लास्ट के 10th स्टेप में हमने देखा कि हमें 4 एटीपी मिल गए हैं, 4 एटीपी मिल गए हैं, जिसके अंदर से हमने टोटल 2 एटीपी पहले रिएक्शन को दिए थे, तो वहां से 2 एटीपी कैंसिल हो गए। तो हमें ओवरऑल कितने एटीपी मिले हैं, ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटीपी मिल गए हैं। इस स्लाइड में बेसिकली यही चीज लिखी हुई है। और इसके बाद हमें बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगी कि हमें टोटल गेन कितना हुआ है, कंजप्शन कितनी हुई है, 1 एटीपी की यहां पे कन्वर्शन हुई है। और हमें रिएक्शन नंबर 7th में और रिएक्शन नंबर 10th में 2 एटीपी मिले हैं, जो कि टोटल 4 हो जाते हैं। और 2 एटीपी हमने कंज्यूम किए थे, तो इसके अंदर से जब 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें कितने एटीपी मिल जाएंगे, ओवरऑल 2 एटीपी मिल जाएंगे, जो कि यहां नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी उस स्लाइड पे चलते हैं जो हमने पीछे स्लाइड छोड़ी थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि एक बार ये 10 रिएक्शन पढ़ने के बाद हम इसको एकदम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि क्या ये रिएक्शंस होने वाली थी और क्या हम इसके बारे में समझ सकते हैं। अब इसको एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे। ग्लूकोज जो किसके अंदर चेंज हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हुआ, किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम में। और ये फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हमने क्या दिया, 1 एटीपी दिया है, जो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, एडीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, जो किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, जिसका पूरा नाम है क्या, फोस्फोहेक्सो आइसोमरेज है। इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये थर्ड रिएक्शन है। अभी हमने बताया थर्ड रिएक्शन में हमें फिर से 1 एटीपी इसे देनी पड़ेगी, जो एटीपी एडीपी के कन्वर्ट हो जाएगा और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होने के बाद अब हमें क्या मिलेगा, एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि 5th स्टेप में आइसोमेरिज्म होगी, आइसोमरेज आएगा, जो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी 3 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहां से ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो ग्लिसरएल्डिहाइड है, जो कि यहां तक 5 रिएक्शन इस साइड कवर हो गई, जिसके अंदर हमने फर्स्ट रिएक्शन में 1 एटीपी दिया और थर्ड रिएक्शन में 1 एटीपी प्रोवाइड किया है। उसके बाद जो ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर हमने ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज किया है, जो कि किसके अंदर चेंज हो गया है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हुआ है। और यहां पर NAD है, जो NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर हमने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज का यूज किया है। यहां पर किसका एंजाइम यूज हुआ है, कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम का यूज हुआ है, जिसके अंदर हमने 1 एटीपी का प्रोडक्शन यहां पर देख लिया है। किसका देख लिया है, 1 एटीपी का प्रोडक्शन यहां पर हो गया है हमें। यहां से उसके बाद जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो गया है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से ये म्यूटेज एंजाइम के साथ किसमें चेंज हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि आगे इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पर क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, जो कि किसके अंदर चेंज हो जाएगा, फोस्फोफिनोल पाइरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। और अब यहां से फोस्फोफिनोल पाइरुवेट के बाद
पायरुवेट काइनेज एंजाइम है जो कि किसके अंदर चेंज कर देगा, पायरुवेट के अंदर चेंज कर देगा। किसके अंदर चेंज कर देगा, पायरुवेट के अंदर चेंज कर देगा, और यहां पर हमें दूसरे एटीपी का गेन हो जाएगा। इसके अंदर हमने ओवरऑल समझा कि हमने फर्स्ट 5 स्टेप में 2 एटीपी का यूज कर लिया। ठीक, लास्ट की 5 स्टेप मतलब कि 6 से लेके 10th स्टेप में हमने 2 एटीपी गेन किया है। कब गेन किया है, जब हमें एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल मिल गया है। उसके बाद एट लास्ट हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है जो कि 2 पायरुवेट बनाएगा। 2 पायरुवेट क्यों बनाएगा, क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है जो कि पायरुवेट होके 2 बन जाएंगे। उसके बाद एक पायरुवेट बनने में 2 एटीपी का गेन हुआ है, तो 2 पायरुवेट बनने में कितने एटीपी का गेन होगा, 4 एटीपी का गेन होगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी यहां पर, जब 4 एटीपी गेन हुए हैं, 2 एटीपी का लॉस हुआ है 2 एटीपी का, तो ओवरऑल एटीपी कितने बचे, 2 एटीपी। तो हमें यह क्वेश्चन यहां से ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप पर एटीपी बनते हैं, किस किस स्टेप पे एटीपी गेन होता है। एटीपी 10th स्टेप पर और 7th स्टेप पे एटीपी गेन होता है, और ओवरऑल रिएक्शन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ओवरऑल रिएक्शन में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर बच्चों हम ये लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि ग्लाइकोलिसिस टॉपिक एकदम डिटेल में आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट बच जाता है या कोई क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी के साथ अवेलेबल रहूंगा। आशा करता हूं कैप्सूल सीरीज आप सभी को बहुत पसंद आ रही होगी, और ऐसे ही प्यार देते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। और ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस को और पाने के लिए हमारी सीरीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जब तक के लिए धन्यवाद, और इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करें, और धन्यवाद।